तो पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से चैप्टर 18 भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से टॉप 45 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सही चेंज एक्सेस में। सीधे चलते हम लोग टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संवैधानिक विकास अथवा स्रोत किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? डी ऑप्शन आपको आएगा यूएसएसआर। तो सोवियत संघ यानी रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में संविधान जो है संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए। डी ऑप्शन आपको राइट हो यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान लागू है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहीं सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया में से हो जाए जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपको यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार समाहित हुआ। सी ऑप्शन आपको राइट होगा फ्रेंच क्रांति से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार फ्रेंच क्रांति से समाहित हुआ। 1789 यानी 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः निरंकुश और अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जिससे जनता द्वारा अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठित संघर्ष किया गया था। वहां तथा सत्ता परिवर्तन पर जनरल असेंबली या काउंसिल के शासन को स्थगित किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? सी ऑप्शन आपका होगा श्री रणवीर सिंह हुड्डा। संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी। हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समान समानता का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? बी ऑप्शन आपका होगा इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन का अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा से नहीं बल्कि विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है तथा कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संविधान के किन क्षमता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेदों में मिलता है? ए ऑप्शन आपका होगा अनुच्छेद 14 से 18। तो संविधान के तीसरे भाग में
6 मौलिक कर्तव्य जो है का वर्णन किया गया है। ये इस प्रकार है, जैसे पहला आपका आता है समानता अथवा समता के अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। फिर वहीं दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका आता है 23 से 24 अनुच्छेद। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको आया था अनुच्छेद 25 से 28। फिर पांचवा होता संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो ये आपका अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29 से 30। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 14 से 18 जो है आपका ये समानता या समता के अधिकार, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा एवं संस्कृति, अल्पसंख्यक एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार का शामिल है। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक विशिष्ट मूल अधिकार वर्णित है। डी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का कार्य है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है। यह ग्राम स्तर पर कार्य करता है। इसके कार्य निम्न है, जैसे पहला आपका जल संसाधनों का रख रखाव करना,
दूसरा मान लिया है लाभार्थियों की पहचान करना कि किसको कौन सी समस्या है, उनको क्या लाभ पहुंचाना है, उनको जो है उनकी लिस्ट बना ली जाए, लिस्टिंग कर ली जाए, पहचान कर ली जाए। तीसरा, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, जो भी योजनाएं ऊपर से आती है उनको जो है गांव पे जो है लागू करना। वहीं आपको चौथा, ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कराना आदि। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? ए ऑप्शन आपको राइट होगा। भाग 9, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। कहा, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में हुई थी। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। बलवंत राय कमेटी की जो है रचना वर्ष 1957 में पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने के लिए हुई थी। वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि सीडीपी की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में जो है कमी थी। वहीं समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, जिसमें पहला आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम ना हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए भी सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है, प्रायः 5 लाख से अधिक 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान या जमीन पर गृह कर लगाती है। नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी इत्यादि पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य है?
डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ग्राम सभा शासन का सबसे निचला स्तर होता है। इसका मुखिया ग्राम का प्रधान होता है। ग्राम सभा के कार्य निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थी की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन करना, वहीं सामाजिक अंकेक्षण आदि करना। ठीक है, डी ऑप्शन आप राइट हो। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक का उपसभापति के रूप में चुनाव भी करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल होता है। वरिष्ठतम मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे यानी 11 से 12 को प्रश्नकाल कहा जाता है। 11 AM से 12 PM को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं, जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल यानी जीरो आवर कहते हैं। प्रश्नकाल में सांसद विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, जिसकी शुरुआत राज्यसभा में 12 बजे से होती है। ठीक है, राज्यसभा में जो है 12 बजे से होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। ठीक है, 2 बजे सांसद लोकसभा अध्यक्ष को सूचित कर किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। इसे लोकसभा का शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, 2 बजे यानी 2 PM पे जो है सांसद लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करके किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। इसे जो है लोकसभा का शून्यकाल कहते हैं। डी ऑप्शन आपका प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का में दिया गया है तथा भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग की पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होती है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 25 वर्ष।
संसद यानी लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं अनुच्छेद 84 में दी गई। जिसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा 10 सांसद। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को वर्ष के लिए चुना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा और लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, वहीं 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। बाकी अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं। जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आप करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष का नाम। बी ऑप्शन आप करेक्ट हो, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान की स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार की बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल केरल में हुआ था। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ये ऑप्शन आपको राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से और अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, 12 सदस्य। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम है 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान से ली गई है। राज्यसभा में 19 सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में महत्व स्थान रखने वाले होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम.सी. सीतवाड़ एम.सी.
शीतलबाड़ थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसमें कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? सी ऑप्शन आपका हीरालाल जे कानिया। सर हीरालाल जे किशुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक थे। ठीक है, सी ऑप्शन आप करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके तहत सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। इसके गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। पहला, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बीच में बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। मध्य में चक्र शांति का खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन आप करेक्ट हो। राष्ट्रीय झंडे यानी नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग यानी सैफ्रॉन कलर का होता है, जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। झंडे का सफेद रंग यानी व्हाइट कलर शांति का प्रतीक माना जाता है। वहीं झंडे में बना एक चक्र प्रगति का सूचक माना जाता है, तथा झंडे के सबसे नीचे हरा रंग यानी ग्रीन कलर जो होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्वज किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता का जो है प्रतीक होता है। भारत बहुजनों का देश है, जिनको ये राष्ट्रीय ध्वज एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। भारतीय तिरंगा हर भारतवासी का गौरव है, जिसमें 3 रंग का 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने पिंगली वेंकैया ने की थी, जिसे 22 जुलाई 1947 को जो है आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस संहिता ने भेंट किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने की थी। पी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय
गान के रूप में कब अपनाया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान जो स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड, सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड में गाया जाता है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 इसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है किया गया। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था। यह गीत पहली बार जो है 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था वहां जो है गाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय पंचांग है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा राष्ट्रीय शक। हमारा राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय शक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संक्षिप्त नाम भारांग भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 भारांग 1 चैत्र 1879 से अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है तथा आखिरी महीना फाल्गुन। डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद। ठीक है, 5 अध्याय 70 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करते हुए सही कूट चुनें। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय संघ जो आपका प्रधानमंत्री, राज्य, सरपंच, नगर निगम, राज्यपाल, ग्राम पंचायत, मेयर। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा ये सभी। किसी भी समाज के लोगों द्वारा किए जाने वाले वह कार्य जो सामाजिक नियम के विरुद्ध हो सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि जो सभी सामाजिक बुराइयां यानी कुरीतियां हैं तथा यह एक दंडनीय अपराध भी है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह
निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये ऑप्शन आपका है 2006। बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन 1929 में पारित किया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने 1929 के बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित करके उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर इस प्रथा को रोकने की दिशा में कार्य किया। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, यह कानून 2007 में जो है प्रभावी हुआ। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? ये ऑप्शन आपका राइट है, बाल विवाह। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से है, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष की तय की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा। एक सभ्य समाज में बाल विवाह को मानव विकास के लिए एक नकारात्मक सूचक और बड़ी ही चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे पूरी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था हासिल करने से वंचित रह जाती है। उन्हें कौशल विकास के अवसर भी नहीं मिल पाते तथा विवाह से उपजी जिम्मेदारियों उन्हें पनपने और अपने जीवन के बारे में सपने देखने के अधिकार से वंचित कर देती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इनसे निपटने के लिए विद्वानों के प्रयासों के बाद भारत सरकार द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, जिसमें लड़के व लड़कियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के द्वारा यह लागू हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर हम कम होते लोगों में रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को जो है 18 वर्ष हो चुकी है। इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचित होने के निर्वाचन फोटो द्वारा पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में जो है यह इलेक्शन करवाता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बी ऑप्शन आपको राइट होगा 1885। नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. व्योम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जियानी को नियुक्त किया गया था। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नारायण बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर शामिल हुए थे। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता मुंबई और कोलकाता से संबंधित थे। इसके एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. व्योम ने विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में प्रयास किया था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई।
ये ऑप्शन आपको याद होगा 1961 की। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा 35 वर्ष। राज्यपाल राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 कहते हैं राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है धारण करेगा। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 के तहत दो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। डी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3 सदस्य, 4, 5 या 6? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए और यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।